नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात समान नागरिक संहिता की, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल गृह मंत्री समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई थी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई हड़बड़ी भी नहीं है। देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। क्या जानकारी कब तक संभव है और कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पता नहीं क्यों छेड़ते हैं इस तरह हो। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे। संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ कॉमन कोड ਜਿਹੜਾ लागू कर, सारे सोशली बराबर हो गए? नहीं हुए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है फैजान मुस्तफा। वो संविधान और कानून के जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि समान नागरिक संहिता में अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय के रीति रिवाजों का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी HUF की बात भी कर रही है, किस तरह से ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके तहत कारोबार चलता है। तो UCC के सामने इस समय कई बड़े सवाल हैं। अभी निधि जी, देखिए, मैं ये बात बहुत जमाने से लिख रहा हूं कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है और भारत को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो वो डाइवर्सिटी है। तरह तरह के लोग हैं, ना एक तरह के हिंदू हैं, ना एक तरह के मुसलमान हैं, ना एक तरह के सिख हैं। तो हिंदुओं की शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। कई लोगों की शादियां जो मुसलमानों की दिल्ली में रजिस्टर हो रही हैं, वो बहुत ही गलत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आपको विभिन्नताओं को देखते हुए अगर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना है तो उसमें बहुत ही धैर्य होना चाहिए, बहुत सलाह मशवरा होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने बहुत बार ये लिखा कि उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाएं और उन चीजों को पहले लिया जाए जिनमें आपस में सहमति बन गई हो। अकाली दल ने भी स्टैंड लिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय अपने हिंदू रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल यह है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी, आप शादी कैसे करते हैं उसका की आपको परमिशन दी जाएगी। तो मुसलमानों में निकाह होगा, सिख मैरिज जो है वो आनंद मैरिज के तरीके पे रजिस्टर होगी और हिंदू मैरिज में सोलोमनाइजेशन होगा, क्योंकि मैरिज एक संस्कार है। लेकिन इस तरह का लॉ बनाना जिसमें एक बुनियादी उसूल पहले क्लॉज में लिखा जाए और फिर उसके एक्सेप्शंस डिफरेंट कस्टम्स के और क्लॉजेस में लाए जाएं, ये मुश्किल काम है। देखिए, जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाई तो उसमें हमने लिखा कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से सपिंडा रिलेशन में नहीं होने चाहिए, यानी 5 जनरेशन तक जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो। लेकिन साउथ के लिए हमने एक्सेप्शन किया और वहां पर दूल्हा दुल्हन अक्सर ऐसे होते हैं कि दूल्हा सगा मामा होता है दुल्हन का। तो इस तरीके के बहुत से अपवाद आपको उस कोड में शामिल करने पड़ेंगे और वो एक लीगल ड्राफ्टिंग का मार्वेल होगा।
तो वो मार्वल अचीव करना जल्दी में आसान नहीं है। बिल्कुल सर, आप बहुत मुश्किल है ये काम। उत्तराखंड में इसको लेकर एक विशेष गठित विशेषज्ञ समिति है जो काम कर रही है, फिर हमारे कानून पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी तरफ से भी इसमें अब आदिवासियों की बात कही जा रही है। हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं, खासतौर से उत्तर पूर्व, इस मसले को कैसे समझे, क्योंकि उनके अधिकार हैं, उनके भी अलग से रीति रिवाज हैं। देखिए, देश में सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जनजातियां हैं, और नॉर्थ ईस्ट में नागास को अगर आप ले लें तो उनके ऊपर तो अभी हमने देश का क्रिमिनल लॉ भी लागू नहीं किया। यानी संविधान ने जो कस्टमरी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो सिविल लॉ छोड़ दीजिए, क्रिमिनल लॉ तक में हमने लागू नहीं किया है जब तक उनकी असेंबली उसको अप्रूव ना करे। तो मैं समझता हूं कि पहले आज जब कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाया जाए तो उसमें ट्राइबल्स के ऊपर वो कोड ना लगाई जाए। जो संविधान ने उनको संरक्षण दिया है वो एक संविधान निर्माताओं का वादा है, उस वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट्स आर सेक्रेड। तो उनसे हमने वादा किया था कि आप हमारे देश में शामिल हों, हम आपकी संस्कृति और आपकी कस्टम और आपके रिवाजों का पूरा संरक्षण देंगे। अब आप देखिए, आसाम में ऐसी भी जनजातियां हैं जिनमें तलाक होने के लिए दोनों लड़की और लड़के की फैमिली एक मैदान में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कंकरी मारते हैं और उससे तलाक हो जाती है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिसमें सबसे छोटी बेटी को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बने तो उसमें पहले मेरे ख्याल से ट्राइबल्स को उससे एग्जेम्प्ट रखा जाए। बहुत अहम आप ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआत ही हो तो ट्राइबल्स को अलग रखें, तो एक्सेप्शन से शुरुआत हो। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मैंने लिखा है बार बार निधि जी कि यूनिफॉर्मिटी अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जस्ट कोड होना, न्यायोचित कोड होना, हर लॉ का समानता के अधिकार से कंसिस्टेंट होना ज्यादा बड़ी चीज है। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी वो सारे देश के सारे नागरिकों और अनुसूचित जनजातियों पर भी एक सी हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि पहले जो अलग अलग लॉ हैं उनमें रिफॉर्म कर लिया जाए और हर कम्युनिटी के लॉ में मर्द और औरतों में समानता कर दी जाए। फिर आपस में जो समुदाय होंगे फिर उनमें समानता की बात की जाए। तो पहला कदम बढ़ाया जाए उस डायरेक्शन में, लेकिन ये कि जल्दी ना की जाए बहुत। बिल्कुल, आपने इतने गहराई से हमें समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान सर। तो जल्दबाजी कोई भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन सरकार इस ओर बढ़ रही है। तो हमने अभी एक्सपर्ट्स की बात सुनी और अब हमारे जो नेतागण हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो बिल है वो मॉनसून सत्र में नहीं आएगा, शरद सत्र में सरकार बिल ला सकती है। कल संसद की स्थायी समिति ने बैठक भी की है। बैठक में पूर्वोत्तर सहित आदिवासी इलाकों को इससे बाहर रखने का प्रस्ताव भी आया है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की राय भी आ गई है। देखिए रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता को लेकर संसद की अस्थायी समिति की बैठक, सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 सदस्यों में 17 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार को समर्थन भी मिला। यूसीसी को लेकर जो संसदीय कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में आप शामिल थे, पार्टी का आप लोगों ने क्या पक्ष रखा? पहले तो यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं, वो सिर्फ एक काली लिफाफा है। इस लिफाफा में लिखा है यूसीसी, अंदर देखो कुछ नहीं है, ये ड्राफ्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है,
सरकार कोई भी चीज सर्कुलेट नहीं कर रही। अभी केवल मात्र आदिवासी समाज की बात नहीं है, सारे धर्मों में इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी हैं जिनमें बहुत डिटेल में वर्किंग करने की ज़रूरत है और सरकार को सहमति बनाने की ज़रूरत है और उनकी बातों को सुन करके सुझाव को लेकर के कुछ क्या क्या चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। कोई भी चीज़ जल्दी में करने से पहले फिर बाद में अमेंडमेंट ना करना पड़े, इसलिए जल्दी में नहीं करना चाहिए, पूरे आराम से पूरा वर्किंग करके जब इस पे काम करना चाहिए। अब तक विधि आयोग को 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। 13 जुलाई तक सुझाव आने हैं। उसके आधार पर ही करीब 3-4 महीने में विधि आयोग कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगा। तब जाकर शायद सरकार संसद में बिल पेश करे। संसद की अस्थायी समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि पूर्वोत्तर राज्यों समेत आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। बहुत सारा देश का दल है, ये बिल को समर्थन कर रही है, ये बिल लागू हो तो देश हित में होना चाहिए। मैं यही आशा करता हूं और कांग्रेस का ये जो देश विरोधी नीतियां है इसको मैं इसे नकारता हूं। इसका जो आचरण है इसको मैं घोर निंदा करता हूं। दिलचस्प यह है कि सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता के पक्ष में खड़ी आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया कि अभी इसका समय नहीं आया है। मैं तो यही कहूंगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाल ठाकरे समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर बनी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। मंगलवार को धामी ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बहुत लोगों के विचार लिए हैं, 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से यूसीसी कानून राज्य में पहले लागू किया जाए ताकि उसका प्रभाव समझा जा सके। इस बैठक के बाद सामने आ रही बातें बता रही है कि यूसीसी को लेकर आम राय बनाना आसान नहीं होगा। जिस तर्क पर पूर्वोत्तर और आदिवासियों को इससे अलग रखने की बात है, वही तर्क कुछ और समुदाय अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साफ है कि सरकार को इस पर आम राय बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। नई दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र में कल की बैठकों से काफी कुछ तय होगा एनसीपी का भविष्य। नमस्कार, बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में आज दिन भर बैठकों का दिन रहा। हालांकि कल भी बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। कल एनसीपी के दोनों गुटों की बड़ी बैठक है। अजीत पवार ने एक तरफ जहां सभी विधायकों, पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को कल की बैठक में बुलाया है, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने भी कल पार्टी के सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। अजीत पवार गुट का दावा है कि उनके पास 53 में से 42 विधायकों का समर्थन है। शरद पवार 8 जुलाई से राज्य के समर्थन जुटाने के लिए दौरे शुरू कर रहे हैं। नासिक, धुले से शुरुआत होगी। आज कांग्रेस ने भी अपनी बैठकें की, जिसके बाद वे शरद पवार से मिलने गए। विपक्ष का नेता कौन हो, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा, ये कहा कांग्रेस की तरफ से। उधर शिवसेना में उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की भी बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार के जाने के बाद उत्पन्न राजनीति पर चर्चा हुई है। देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई। पार्टी चीफ
जिसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट की घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि नेता विपक्ष के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या विरोधी पक्ष के नेता को लेकर चर्चा की आपने? क्या नहीं, कहा अभी आपने कोई कि कांग्रेस का ही होगा विरोधी पक्ष का नेता? अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये जो इशू है ये बहुत गौण है, छोटा इशू है। उसके बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे। अभी कल उनके दल की मीटिंग है, उसके बाद में बहुत सारी इसमें चर्चा चलेंगी और उसमें हम लोग एक साथ मिलके निर्णय लेंगे। सर, और क्या बात है महाराष्ट्र के दौरे को लेकर आने वाले दिनों में? महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, तो आज क्या निकल कर आए जिस तरह से एक पेचीदा राजनीतिक स्थिति बन गई है महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर? देखिए निधि, आज तस्वीर साफ नहीं हो पाई। सिर्फ इतना हुआ कि एनसीपी अजीत पवार गुट, उनको यहाँ पर एक प्रदेश कार्यालय नया मिल गया। हालांकि सुबह 2 घंटे इसकी चाबी के लिए भी इन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार चाबी जब नहीं मिली, बंगला मिल गया था, तो धक्का देकर जबरदस्ती अंदर उनके कार्यकर्ताओं को घुसना पड़ा। बहरहाल दोपहर के बाद अजीत पवार यहाँ पर आए, इसका उद्घाटन करके गए हैं यहाँ से। आज देखिए मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें भी पोर्टफोलियो किसको क्या दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके बाकी जो 8 साथी हैं, वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। आज राहत की बात सिर्फ एनसीपी के लिए ये रही कि कल तक जो कांग्रेस बात कर रही थी कि विरोधी दल नेता जो है उनका होगा, क्योंकि अब उनका संख्या बल ज़्यादा है। आज की मीटिंग में उन्होंने उस पर फैसला नहीं लिया और शरद पवार के पास मिलने गए और ये कहा कि शरद पवार से मिलकर और उद्धव ठाकरे से मिलकर फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो कोशिश बीजेपी की रही है एमवीए को तोड़ने की, कमज़ोर करने की, वो उस कोशिश में कहीं ना कहीं एमवीए फंसती नज़र नहीं आ रही है और वो अभी तक अपनी एकता बनाए हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि शरद पवार के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। आज का जो माहौल यहाँ पर मैंने देखा, जब अजीत पवार आए थे तो जिस जोश व खरोश से एनसीपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक पदाधिकारी यहाँ आए थे, तो मुझे साल 2019 का माहौल और अब के माहौल में बहुत अंतर लगा कि इस बार जो है कि समर्थन अजीत पवार को बहुत ज़्यादा है। यानी उन्होंने पूरी से पहले तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे अहम जो दिन है वो कल का होगा, जब दोनों ही गुटों ने, हम कहें एनसीपी विरुद्ध एनसीपी, तो शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग बुलाई है। राज्य भर से सभी जनप्रतिनिधि, उनके जो पार्टी के हैं, पदाधिकारी हैं, जिला तहसील, सभी को यहाँ बुलाया गया है और कल वो उनकी तरफ से पता चलेगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। और अजीत पवार गुट की तरफ से बांद्रा के एमएटी भुजबल नॉलेज सेंटर में एक मीटिंग बुलाई गई है 11 बजे और उन्होंने भी सभी जनप्रतिनिधि जो पदाधिकारी हैं उनके और सभी जिला तहसील और ग्राम पंचायत तक को बुलाया है। तो कल का दिन बहुत अहम होगा। कल शायद पता चल पाएगी किसके साथ कितने विधायक हैं। आज भले ही अजीत पवार गुट दावा करता है कि 40+ उनके पास हैं, लेकिन पहली बार शपथ विधि के दिन को छोड़ दें अगर राजभवन में, तो उसके बाद से उनके साथ विधायक दिखे नहीं हैं। वो विधायक आखिर हैं कहाँ, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। अब किसके पास, कौन से गुट के पास ज़्यादा विधायक हैं, ये एक अहम निर्णय होगा। बहरहाल एक छोटा सा हम आगे बढ़ते हैं हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में आपको बता दें, बीजेपी ने बेंगलुरु में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। नेतृत्व की कमान बीएस येदियुरप्पा के हाथों में थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस 5 चुनावी वादों को पूरा नहीं करती है तो वो एक हिस्से के बाद राज्य में सभी जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई भी इस मुद्दे पर कई बार बाधित हुई। 225 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 66 सदस्य हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बावजूद बीजेपी विधायक दल का नेता गुटबाजी की वजह से नहीं चुन पाई है। ऐसे में भले ही सदन के बाहर और अंदर बीजेपी शोर मचाए, कांग्रेस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।
और देश की बात में आगे हम आप बात करेंगे मणिपुर की। वहां पर बन रहे हैं अमन की वापसी के आसार। रिपोर्ट दिखाएं। बात अब मणिपुर की करते हैं। मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र बैक चैनल्स के जरिए अलग अलग समुदायों से बातचीत कर रहा है। इसका असर यह है कि पूर्वोत्तर को जो ज्यादातर राज्यों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 है वो अब खुल गया है। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि हिंसा के स्तर में कमी आएगी। मणिपुर में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ये दावा है कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा घटी है। दरअसल केंद्र सरकार अब बैक चैनल्स के जरिए दोनों समुदायों के साथ बात कर रही है और मानती है कि इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। नेशनल हाईवे 2 खुलने से उम्मीद बनी है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। एनडीटीवी इंडिया को पता चला है कि असम राइफल्स ने जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है उसके मुताबिक सू रिलेटेड एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई है और हथियार और काडर दोनों की गिनती हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां बफर जोन बनाया गया है ताकि दोनों समुदाय फिलहाल एक दूसरे से अलग रहें। और अब इन इलाकों में एक तरह की फोर्स ही डिप्लॉय की जा रही है और साथ में फोर्स को रोटेट भी किया जा रहा है ताकि बेहतर समन्वय बन सके। हमने ये तय किया है कि मणिपुर में जितने भी बंकर हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाकों में स्टेट फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी चिंता अब भी लूटे गए हथियारों को लेकर ही है, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि 5000 लूटे गए हथियारों में से सिर्फ 2000 ही वापस आए हैं। जो पीस कमेटी केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा के स्तर को कम करने के लिए बनाई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब बैक चैनल टॉक्स के जरिए जो है दोनों समुदायों से बात कर रही है और उम्मीद कर रही है कि वहां पर जो है वो शांति बहाली दोबारा से वो कर पाने में कामयाब होगी और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें अपने घर भेजा जा सकेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्षों का आज ऐलान कर दिया है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो तेलंगाना में ये जिम्मेदारी जी कृष्ण रेड्डी को सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं और पंजाब में सुनील जाखड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश की बात में बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो मंदिर तोड़ने का आदेश वापस लें। दिल्ली के छावला में मंदिर को लेकर विवाद पैदा हो गया था। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मंदिर से नहीं रुक रहा है रास्ता, इसलिए इसे तोड़ने का जो आदेश है वो वापस लिया जाए। बात बिहार की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले 1 महीने से हर विषय पर प्रतिक्रिया देने के साथ साथ ये कहना नहीं भूलते थे कि जल्दी उनके खिलाफ जांच एजेंसियां सीबीआई चार्जशीट दायर करेगी। कल सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, लेकिन जहां एक ओर बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन के सभी घटक दलों ने साफ कर दिया कि उनके इस्तीफे का सवाल नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है।
जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सोमवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने से उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को कोई हैरानी नहीं हुई है। 23 जून को पटना में जो मीटिंग हुई और जिस तरह से यहाँ विपक्षी के तमाम बड़े बड़े नेता जुटे, उसके बाद से ये हिल गए हैं। 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में यानी हमको पूरा यकीन है कि इनकी सरकार जो है जाने वाली है। उसी बेचैनी में ये सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहे राजद हो या जनता दल यूनाइटेड या CPI-ML, सबका कहना है कि इस मामले में इस्तीफे का सवाल इसलिए नहीं क्योंकि जांच एजेंसी ने 2 बार कोर्ट में सबूतों के अभाव में जांच बंद करने की याचिका दायर की थी और जैसे ही पिछले साल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने को लेकर तेजस्वी सक्रिय हुए, फिर से जांच शुरू हुई और छापेमारी और पूछताछ का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर जिन आरोप को 2 बार CBI जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी। AK इंफोसिस्टम कंपनी के बारे में क्या कहना है ललन जी को पूछ लीजिए कि आज उस कंपनी के पास करोड़ों की जमीन है और उस कंपनी के मालिक कौन है, तो तेजस्वी यादव हैं। 1 लाख में उस कंपनी के शेयर खरीद लिया, डायरेक्टर बन गए और पूरी कंपनी को कब्जे में ले लिया। तो यही तो उनको तरीका था। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो आपकी परीक्षा है, आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं कि नहीं करते देखना है। आप बर्खास्त कीजिए। करप्शन के मामले में चार्जशीटेड न तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में ये मुद्दा निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए गले की फांस बन सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। झारखंड में आदिवासी सामाजिक संगठनों ने आज बंद बुलाया। इस दौरान राज्य में कई शहरों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल रोको और चक्का जाम किया। इनकी मांग है कि झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए, संताली अकादमी का गठन किया जाए और इस भाषा में पढ़ाई भी शुरू हो।